जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और उसमें हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से बेस्ड हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। विच सेल विल रिज्यूम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानते होंगे। तो कह रहा है कि विच सेल विल रिज्यूम मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का करेक्ट सेल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो देखिए पहले में यहाँ तक सही है PtH2, लेकिन यहाँ पे जो गैस का प्रेशर दिया हुआ है 0.1 बार प्रेशर, ये रॉन्ग है। यहाँ पे 1 बार प्रेशर होना चाहिए। सो इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड हम लोग देखते हैं, यहाँ तो 1 बार प्रेशर सही है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कॉपर का जो कंसनट्रेशन है यह भी 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी देखिए, PtH2 1 बार प्रेशर सही है, 1 m यहाँ कंसनट्रेशन सही है, 1 m ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो रहा है। फिलहाल हम लोग डी को भी एक बार देख लेते हैं। तो डी पर देखिए केवल एक ही कॉपर प्लस आयन है, इसलिए यहाँ कंप्लीट नहीं है, तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी सही है। फ्रेंड्स इसको लगा लें। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Mg इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये नेक्स्ट इक्वेशन है, ई नॉट सेल Mg/Mg टू गिव द ई नॉट। यहाँ पे ई नॉट नहीं रहेगा, ये ई सेल होगा। तो ई नॉट सेल Mg 0.59/n होता है और log 1/mg। ठीक है, यहाँ तो कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ये Mg इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इसमें 1 जो लॉग है वो Mg प्लस आयन का, और इसके वर्सेस बनाया हुआ है ग्राफ ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मैग्नीशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में ग्राफ पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम लोग मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, ई सेल इसका इंक्रीज करेगा। अगर कोई स्टैंडर्ड सेल नहीं है तो इसका ई सेल इंक्रीज करेगा। तो अब ई सेल इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब कि हमको ग्राफ जो मिलेगा वो इस तरह से ग्राफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंटरसेप्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरसेप्ट भी आते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए दिख रहा है, इसमें इंटरसेप्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है। तो और बी में हमें देखिए सही ऑप्शन दिख रहा है। दोनों और ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, अब ये सी और डी तो रॉन्ग है, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही होगा, तो लगा लीजिए बी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कह रहा है कि ई सेल एंड डेल्टा आर जी। डेल्टा आर जी ई सेल तो समझ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है, और आर जी क्या है, गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है। तो गिब्स एनर्जी और ई सेल दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या है। देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें, अब ऐसे ये सेल है और अगर मान लेते हैं कि यह कोई अमाउंट है, यहाँ पे कोई मटेरियल रखा हुआ सपोज करिए, और इसको 2 पार्ट में हमने बांट दिया, तो इसकी डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो क्या इसके अंदर के मटेरियल की डेंसिटी बदल जाएगी। अगर बदल जाएगी तो इंटेंसिव, नहीं बदलेगी तो एक्सटेंसिव। तो ई सेल कह रहा है कि ई सेल जो है यह क्या है, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो सही होगा उसको हम लोग पढ़ते हैं। ए में कह रहा है कि ई सेल एंड डेल्टा आर जी रिएक्शन इज एक्सटेंसिव, दोनों एक्सटेंसिव नहीं होंगे। बी कह रहा है ई सेल एंड डेल्टा आर जी दोनों इंटेंसिव, ये भी गलत है। सी कह रहा है कि ई सेल इंटेंसिव, ई सेल इंटेंसिव है, और डेल्टा आर जी एक्सटेंसिव है। इस तरह से ऑप्शन सी सही है, लगा लीजिए सी। 4 में आइए, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। जब कोई सेल से करंट ड्रॉन न हो रहा हो तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वह क्या है, वह तो सेल ईएमएफ है। इसी को हम लोग सेल ईएमएफ कहते हैं। तो 4th का बी सही होगा, सेल ईएमएफ। नेक्स्ट आइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट कह रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोड इन द सेल, इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में कह रहा है, सेल के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो उसके बारे में कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट सही नहीं है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, रॉन्ग हो गया भाई, यह सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एक्चुअली, चलिए अच्छा ये रॉन्ग हो गया। दूसरा, इट प्रोवाइड द आइदर सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये कुछ सही लग रहा है, लेकिन अभी आगे ऑप्शन देखते हैं क्योंकि आइदर टर्म जो है दिक्कत कर रहा है। आगे देखिए, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन तो करता है, कंडक्शन तो करता है, कंडक्शन को क्या कर रहा है, सरफेस अवेलेबल करना ना, तो हम लोग खोज रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग खोज रहे हैं, क्वेश्चन है कि इज नॉट करेक्ट, है ना, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उस तरह से ऑप्शन पे आएंगे। तो पहला ऑप्शन जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट दिख रहा था। ये जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सही बात है, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बात सही है। इट प्रोवाइड सरफेस, यह जो है सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम लोग, जैसे ये इलेक्ट्रोड लगाया, यहाँ पे कोई एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है, तो ये सरफेस प्रोवाइड करता है। अब उसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, तो इस तरह से दूसरा भी सही दिख रहा है, हमको रॉन्ग ढूंढना है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। चौथा, तब इसका मतलब इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन के लिए नहीं, या तो ऑक्सीडेशन के लिए कराएगा और या तो ऑक्सीडेशन के लिए कराएगा। इस तरह से डी ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। देखिए अगला है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, वह कब होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब वो होता है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो ऐसा कब होगा। देखिए जैसे यह सेल है, ये दोस्तों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यहाँ बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा हुआ है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो अगर ये जो सेल लगा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं ई एक्सटर्नल, और यह क्या है, ई सेल है अपना। तो जब ई एक्सटर्नल, इसकी जब पोटेंशियल ज़्यादा होगी तभी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है। तो बराबर वाला ऑप्शन गलत है, जीरो वाला गलत है, यह ई सेल ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल, ये उल्टा हो गया इसका, तो सी ही ऑप्शन सही है, ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन द ई सेल। तो इस तरह से ऑप्शन जो है सी सही है, 6 का सी सही है। 7 पर आइए, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए इसमें से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं वाले पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज, ये तो सही बात है, साइज पे डिपेंड करता ही है। दूसरा, कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी, ये भी सही बात है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट, ये कैसे होगा भाई, ये तो रॉन्ग हो गया। और कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है, इसका मतलब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, सी है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही ढूंढना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द डाटा फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए आपको डाटा दिखाया जा रहा है, ये डाटा, ये जो ई नॉट सेल दिया हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये क्रोमियम जो क्रोमेट आयन है Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना K2Cr2O7, तो वो आयनाइज होकर के क्रोमेट आयन बनाता है। तो ये Cr2O7 से Cr, ये जो है 1.33 वोल्ट क्लोरीन का दिया है, 1.36 क्रोमियम का, ये क्लोरीन है, ये MnO4 से Mn है,
और ये क्रोमियम से है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। सो फ्रेंड, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग वो होगा जिसका सबसे स्मॉलर ई नॉट सेल वैल्यू आई होगी। जो सबसे स्मॉलर ई नॉट वैल्यू होगी वो सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग होगा। स्मॉलेस्ट नेगेटिव कहिए या स्मॉलेस्ट कहिए, ई नॉट सेल इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग इसमें सबसे कम कौन है वही आपको ढूंढना है। तो सबसे कम कौन है, देखिए ये 1.3 वोल्ट, इससे भी कम यहाँ पे है सबसे कम -0.74 वोल्ट, ये क्रोमियम 3+। तो क्रोमियम से क्रोमियम 3+ बनेगा। इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा, सी नहीं होगा, बी सही होगा। क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 3+ वाला, तो बी ऑप्शन सही है, 8वां का बी। 9वां में आइए, यूज द डाटा, यही डाटा जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूसिंग था, निगेटिव वाला सबसे छोटा वाला जो था वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग था। अब ऑक्सीडाइजिंग पूछ रहा है तो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो होगी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो खोजिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है? सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू देखिए यह दिख रहा है ना, 1.51, तो यही होगा। अब ऑप्शन में ढूंढिए, तो सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, यहाँ पे Mn2+ नहीं लगाएंगे बल्कि MnO4- लगाएंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं। फिर वही डाटा से देखना है हमको फिर कि यूजिंग द डाटा फाइंड आउट विच ऑप्शन इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग इज करेक्ट। अच्छा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, तो रिड्यूसिंग पावर कह रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हमारा कौन आया था भाई? सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हमारा क्रोमियम आया था। तो इस तरह से क्रोमियम वाला ढूंढिए, तो 1 2 तीनों में ये तो सी खत्म हो गया। तो पहला देखते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा वाला होगा, जिसका ई नॉट सबसे बड़ा होगा, वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, आयंस वो सबसे पहले आएगा। तो अब Mn सबसे पहले किस में आया है? इसमें तो है नहीं, पहले वाले में तो रॉन्ग हो गया, दूसरा वाला ही सही है। अच्छा ठीक है, अब आगे ऑर्डर मिला लीजिए, तो इसमें Mn मिल गया। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? देखिए 1.33 Cl, तो 1.36 वाला आएगा। इधर से बी ही सही है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आइए, यूज द डाटा, फिर वही चीज़ दिया है। फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल आयन इन ए रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन कंडीशन होगा? तो जो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कौन था? सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कौन था भाई? क्वेश्चन नंबर 9 था ना, यही वाला क्वेश्चन नंबर 9। तो Cr सबसे अधिक रिड्यूसिंग था। तो अब जो है Cr रिड्यूस्ड हो जाएगा तो क्या बनेगा? Cr जब रिड्यूस्ड हो जाएगा तो क्या बनेगा? सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है कि यूज द डाटा इन क्वेश्चन 8 फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल आयन इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म। तो रिड्यूस्ड फॉर्म कह रहा है भाई। तो रिड्यूस्ड कौन होता है? जो किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो वो रिड्यूस्ड हो गया होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग हुआ होगा उसी का प्रोडक्ट सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूस्ड हुआ होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग हमने ऊपर एक क्वेश्चन लगाया था, यहाँ पे क्वेश्चन था ये 9th, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग हमने MnO4 देखा था। तो अब इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग है तो ये खुद रिड्यूस होगा। तो इस तरह से इसका क्या बनेगा? इसका एन बनता है Mn2+। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन डी सही है, Mn2+। नेक्स्ट देखिए, यूज द डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड। तब ऑक्सीडाइज्ड कह रहा है तो सबसे ज़्यादा जिसका रिड्यूस हुआ होगा वही होगा ना। तो पहला ऑप्शन इसमें एक था क्वेश्चन, देखिए ऑक्सीडाइज सबसे ज़्यादा कौन हुआ था? क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पेसीज, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड स्पेसीज कौन है? तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कंडीशन में जो रहा होगा वही सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा। तो रिड्यूसिंग कौन था भाई?
क्वेश्चन नंबर इसमें था ना एक ठो, ये 8वां क्वेश्चन देखिए है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? Cr था। इसमें Cr था, तो Cr जब ऑक्सीडाइज हुआ होगा तो क्या बनेगा? Cr3+ बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए Cr3+ कहीं ऑप्शन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 Cr3+, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही है। फिर आते हैं 13 पर। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, माना एल्यूमिना से कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी एल्यूमिनियम बनाने के लिए। तो देखो Al2O3 में ये जो है इसमें एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, तो Al3+ आयन बनेंगे। ठीक है, Al3+। तो ये Al3+ इसको रिड्यूस करने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। अब ये कह रहा है कितने? 1 मोल के लिए कह रहा है, 1 मोल के लिए कह रहा है। तो कितने चार्ज की ज़रूरत है? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही फैराडे। तो आंसर ये 3F हो जाएगा, 3F, या इसको कहिए कि 3 × 96,500, ये फैराडे कांस्टेंट होता है 96,500। तो समटाइम ये वैल्यू पूछी जा सकती है, या इसको आप सीधे सीधे 3F भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा 3F कहाँ दिख रहा है? सी दिख रहा है, 3F। ठीक है, तो इस तरह से 13 का सी सही होगा, 3F। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये 14 का ऑप्शन इधर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखिए, द रिडक्शन रिएक्शन मीन्स, रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन का मतलब ये होता है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा कह रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा कह रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 32 पे आइए, ऑक्सीडेशन मीन्स, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? फिर ऑक्सीडेशन का मतलब होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 का ए सही है। अगला देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड व्हेन 2.5 मोल ऑफ Cr2O7 रिड्यूस टू Cr3+। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार अच्छे से समझिए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे इसको लगाना है। ये देखिए Cr2O7 2- है, और इससे ये बना क्या है? Cr3+ है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बैलेंस करने वाला वही है ये। तो अब इसको पहले क्या करें? इसको 2 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 7 वाटर है, 7 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमको 7H2O ऐड करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इस साइड में जब 7H2O हमने ऐड कर दिया तो 7 2 14H+ इधर कम पड़ गए, तो हम इधर 14H+ और ऐड कर देंगे। अब ये बैलेंस है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर कितने हैं? 14+ है, यहाँ 2- है, कैंसिल हुए तो बचे कितने? 12+ इधर बचे हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज 12 इधर बचा हुआ है। इस साइड में देखिए 2 3 6, 2 3 6, इधर 6 पॉजिटिव चार्ज बचे हैं। पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड में कैंसिल एक दूसरे करते हैं, इधर से कैंसिल होंगे, तो अभी भी यहाँ पे 6+ चार्ज बचे हुए हैं। ठीक है, इस साइड में 6+ चार्ज बचे हुए हैं। इनको ख़त्म करने के लिए हमको इधर पे क्या चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक, तो इधर हमने 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका मतलब कि हमें 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी? 6 इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, तो 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी। अभी इसने क्या दिया है? 2.5 मोल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है,
तो अब आप क्या करेंगे कि 2.5 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 5 जा 30, 0 15.0। तो इस तरह से 33 का बी ऑप्शन सही है, 15 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ठीक 15 इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ेगी। तो ऑप्शन 33 का बी सही है। इसको समझ में लीजिए, ये समझना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, देखिए वहाँ से और आ जाएगा आसानी से आपको समझ में। 34 देखते हैं। व्हाट मोल ऑफ MnO4 रिड्यूस to Mn2+ by adding 7.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन MnO4। तो पहले आप पता कर लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए नीड है, बस वहीं से लग जाएगा फटाफट। तो क्या करना है इसमें कि MnO4 माइनस इससे कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो इधर हमको जो है 4 2 जा 8 वाटर ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर ऐड करना पड़ेगा। इधर 4 H2O ऐड कर दिया, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, प्लस ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो 8 प्लस यहाँ पर है, 1 माइनस यहाँ पे, तो कुल बच गया 7 प्लस इधर इस साइड में देखिए 2 प्लस है, तो प्लस 2 प्लस ये कैंसिल हुआ। इस तरह से हमारे पास 5 प्लस चार्ज आया, और 5 प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए हमको 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब कि 1 मोल के लिए कितनी की नीड पड़ेगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 मोल नीड 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल को नीड कितनी की है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की है। अब ये क्वेश्चन पूछा कि 7.5 मोल्स में कितने होंगे, तो ठीक है, सिंपली हम 7.5 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ठीक है 1.5 आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर हमारा 1.5 है। अब देखिए 1.5 किस में आया है, तो 1.5 जो है 34 का सी ऑप्शन सही होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है क्वेश्चंस को लगाते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।